So hi everyone, this is Vikas Gupta and watching our channel Morning Batch. Today we have come with a new concept and chapter acid base and salts class 10। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसेप्चुअल भी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज एन एसिड। जो पहली बात जहन में आती है वो है कि एसिड क्या है। एसिड का हिंदी मतलब तो तेजाब होता है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि एसिड होता क्या है। तो एसिड अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या होता है, एक सॉर इन टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा भाई, सॉर इन टेस्ट होता है मतलब खट्टा होता है। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो बताता है, देखिए ये आप जो देख रहे हो ना, ये लिटमस पेपर है। मतलब ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है। तो जब एसिड की बूंदे आप ब्लू लिटमस पेपर पर डालोगे तो वो रेड हो जाएगी। चलिए ठीक है भाई, हर बात के लिए प्रूफ चाहिए। तो हम लोग समझते हैं आखिर में क्या क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सार इन टेस्ट। सार मतलब खट्टा होता है। तो अब ऐसा तो नहीं मतलब भाई कि अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड लाया टेस्ट ट्यूब में कि भाई देखो ये एसिड है कि नहीं, ABC देखो ये, इसको टेस्ट करके बताओ, और आपने पी लिया, ऐसा कभी मत करना। आप यमराज को अपने फ्रेंड बनाओगे। ठीक है, जोक्स अपार्ट, मतलब कि एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, यू विल गेट हार्म विद दैट। तो बात होती है सार इन टेस्ट का मतलब क्या हुआ। एक तो देखो पहले मैं लिख दूं सार इन टेस्ट और ब्लू टू रेड करेंगे। ब्लू टू रेड लिटमस पेपर। तो देखो सार इन टेस्ट में ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कि आप सारे एसिड को टेस्ट करो, एक जनरल प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी सिट्रिक फ्रूट होते हैं, जैसे कि नींबू हुआ, ठीक है, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, वो भी एसिड होता है, लेकिन उसको आप टेस्ट कर सकते हो, खट्टा होता है। ठीक है, अंगूर, उसमें टायटरिक एसिड होता है, वो भी खट्टा होता है, उसको भी आप टेस्ट कर सकते हो। चलो भाई, और बताइए क्या क्या है। एस्टिक एसिड, जो सिरका होता है खाने में, अचार वगैरह में डालते हैं, विनेगर, वो भी खट्टा होता है, उसको भी आप टेस्ट कर सकते हो, वो भी एसिड हो सकता है। लेकिन एक्वा रिजिया, कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड HCl, ये सब एसिड अगर आपके ऐसे हाथ पे भी पड़ेगा तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी पे पड़ेगा, लकड़ी जल जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भैया सारिन टेस्ट हम लोग ये तो कोई टेस्टिफाई नहीं हुआ कि हम लोग एसिड को इसी से टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आती कि जो मैंने बताया एसिड, तो उसमें क्या हुआ, बात निकल के आई कि वीक एसिड भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी वीक एसिड का मतलब ये होता है कि देखिए, अब आप हायर क्लास में जाओगे, 11th में, वहां पढ़ोगे। एसिड का एक ऐसे भी डेफिनेशन है कि H+ आयन में आयनाइज हो जाए। जब एसिड को आप पानी में डालोगे तो आयनाइज होके, यहां मैं लिख दे रहा हूं, H+ आयन में वो पूरा आयनाइज हो जाएगा। अब वो कितना आयोनाइज होता है वो डिपेंड करता है वो कैसा एसिड है। अगर 100% आयोनाइज हो गया, मतलब पूरा, जैसे HCl है, पानी में डाले और पूरा H+ में डिसोसिएट हो गया। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल आपने HCl लिया, पानी में डाला, H+ 100 मॉलिक्यूल आपके निकल गए, तो मतलब कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब मान लीजिए 10 ही 20 निकले तो वो बहुत ही वीक एसिड है। ठीक है, तो अभी बहुत मैं प्रेशर नहीं दूंगा, अभी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा क्या क्या होता है। तो बात आई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो वीक एसिड तो मैंने जिससे बताया, डायट्रिक एसिड या सिरका या नींबू, ये सब वीक एसिड हो गए। ठीक है, इवन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो HCl होता है, जिससे खाना डाइजेस्ट होता है, वो भी आपका वीक एसिड होता है। लेकिन जब कंसंट्रेटेड, मतलब कि वो पूरी तरह H+ में डिसोसिएट हो जाए। अब तो ये बात हो गई। तो भैया ये बताओ कि सार इन टेस्ट तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हर एसिड को मुंह में तो डाल नहीं सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कैसे है, मतलब क्या है, वो एसिड है कि नहीं। मान लीजिए एक आपने ऐसे टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें एक सोल्यूशन बन गया है, और ये कोई पूछ रहा है कि भैया ये बताओ एसिड है कि बेस। तो प्रूफ क्या है, अदालत प्रूफ मांगती है। ठीक है, जैसे वो पुरानी फिल्मों में आप लोगों ने देखा होना, अदालत प्रूफ मांगती है, इमोशंस पे नहीं चलती है, उसी तरीके से। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन आएंगे, क्या बोलते हैं, विजय दीनानाथ चौहान हाय। तो प्रूफ ये है स्ट्रांगली आवाज में कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। हाँ, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है बच्चों, रेड कर देता है। मतलब अगर आपने एसिड लिया, उसकी कुछ बूंदे ब्लू लिटमस पेपर, ये देखिए, ब्लू लिटमस पेपर पे डाली, तो ये पूरा का पूरा दिस टू दिस हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि वो एसिड है। बेस की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग, एसिड तो समझ में आ गया, सारिन टेस्ट, ब्लू लिटमस टू रेड, और एक और है कि H+ आयन में डिसोसिएट होगा। ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, इतना आप समझा सकते हो। अब बात आती है
इसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस, मतलब मेटल, इसमें एसिड में मेटल डाल दिया, मेटल ऑक्साइड डाल दिया, मेटल कार्बोनेट डाल दिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिया, तो क्या क्या रिएक्शन होगा। तो ये सब हम लोग समझेंगे, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी रिएक्शंस हैं क्योंकि आपको ये देखिए एग्जामिनेशन में क्या करेगा कि आपको जनरल पूछ लेगा कि ए बी सी डी ई याद करो, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब क्या करेगा, जैसे मान लो कोई एसिड डालेगा, एसिड में कुछ मैंने ए डाला, ठीक है, वो बी बना प्लस सी बना, बताएगा कि बी जो होगा लिटमस पेपर, अरे सॉरी लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, ठीक, एफरवेसेंस के साथ। तो बताइए ए बी सी डी क्या है। तो ए बी सी डी आप कैसे बता पाओगे जब तक सारे केमिकल रिएक्शंस को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं। तो हम लोग यही नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में हम लोग समझते हैं कि जितने केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड बेस के वो क्या है। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड। ठीक है, एक एपरेटस में ये यहाँ पर इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि अब देखिए ये क्या है कि कुछ मैग्नीशियम पीसेस हैं और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, जनरल मैं अभी इक्वेशन आपको लिखा दूंगा। तो होता क्या है कि जब ये रिएक्शन होगा तो एक पॉपिंग साउंड होगा, पॉपिंग साउंड आवाज होगा। किस लिए होगा, देखिए ये भी एक पार्ट बनता है क्वेश्चन का, ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में। तो होता क्या है बच्चों कि आपका जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो आपको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, ये तो जनरल इक्वेशन है। अब देखिए जैसे मैंने मान लीजिए मैं इसी को लिखना चाहूँ मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम हो गया भाई, और बताइए क्या है, HCl है। तो मैग्नीशियम प्लस HCl, मैंने क्या बताया था, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट देखिए ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस आयन बन जाएगा और Cl माइनस, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, बैलेंसिंग आप कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, द मेन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। फिर जो H प्लस होगा, देखिए बड़े क्लासेस में समझोगे आप, जब H प्लस होगा वो अपना बॉन्ड बना के निकालेगा H2 गैस। ठीक है, एंड वी पुट द एरो दिस शोज दैट कैन कम आउट ऑफ द एपरेटस, मतलब गैस है वो, यही गैस होता है। और यहाँ पर आप कैसे जैसे फ्लेम आप करोगे तो पट 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 इस तरह की पॉपिंग आवाज आएगी। ये एक टेस्ट हो गया। ठीक है, एक और मेटल के साथ देख लेते हैं। तो जनरल क्या बना बच्चों कि अगर एसिड है और वो मेटल के साथ रिएक्ट किया तो आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जनरल इक्वेशन है। अब मान लीजिए जिंक डाल देंगे, चलिए भाई जिंक के साथ कहानी देख लेते हैं। जिंक है और H2SO4 है, तो बताइए क्या बनेगा, अगेन जिंक और सल्फेट मिलके बनेगा जिंक सल्फेट एंड अगेन H2 गैस। ठीक है, बैलेंस आप कर सकते हो, देखिए यहाँ पर Cl है तो ये आप 2HCl लगा दो। ठीक है, और क्या डिस्टर्ब हुआ, 2 क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम 2 क्लोराइड हो गया, 2 क्लोराइड हो गया, 2 HCl, मेरे ख्याल से बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम है, बोल देगा मैग्नीशियम है, वो एक अननोन ए से रिएक्ट करके सपोज कर लिए मैग्नीशियम क्लोराइड बोल देता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है प्लस एक बी बनता है, और बी का प्रॉपर्टी बताएगा कि वो पॉपिंग साउंड के साथ होता है कि, तो बोलेगा एग्जाम में व्हाट इज ए एंड बी। तो अगर आप ये रिएक्शन याद किए रहोगे तब आप बता सकते हो कि भाई पॉपिंग साउंड किस में होता है, पॉपिंग वर्ड जरूर वो लिखेगा तो आपको याद हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में से बात हुई थी। तो बी तो आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक, अब उसके हिसाब से जब H है और Cl है तो यहाँ पर आप HCl बना दोगे, समझ में आ रहा है ना, ये Cl है ना और B आपका हाइड्रोजन है तो दोनों मिला के Cl बन जाएगा। तो A आंसर आ जाएगा आपका HCl हो गया और B आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग और भी देखते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं, जब इसको हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बिहेवियर होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग द फैक्ट, बिकॉज इसमें जो है जो आपको मैंने बताया था एसिड्स सॉरी अननोन ABCD ज्यादा पूछते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मेटल कार्बोनेट क्या होता है, नाम से लग रहा है मेटल भी हो और कार्बोनेट भी हो। चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मेटल मैग्नीशियम हो गया और कार्बोनेट क्या हो गया, CO3। ठीक है, MgCO3, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो MgCO3 हो गया। और इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, HCl। ठीक है, एक एसिड डाल देते हैं। तो जनरल रिएक्शन तो ये होता है बच्चों कि अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड में डालते हैं तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है। ठीक है, CO2 मिलता है और H2O मिलता है। ठीक है, अब उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए एक तो बना आपका सॉल्ट, क्या बना,
करस्पॉन्डिंग सॉल्ट MgCl2, ठीक है। मैग्नीशियम और क्लोराइड रिएक्ट करके और क्या बना, और आपका बना पानी और बना CO2। ये CO2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या करोगे, बैलेंस वगैरह करना है तो कर दो। आपको देखिए 2 Cl है तो यहाँ पर 2H कर दो, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, 2H है, 2H बैलेंस हो गया, आई थिंक सब बैलेंस हो गया। C1 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन आपका बैलेंस कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैग्नीशियम नाम से लग रहा है, हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, HCO3, ठीक है, MgHCO3 प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा HCl, ठीक है। एक मिनट, ये वैलेंसी आपकी इंटरचेंज हो जाएगी, HCO3 की तो 1 है, ये आपका 2 हो जाएगा। समझ में आई बात, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 है, वो उधर हो जाएगी और ये इधर हो जाएगा। तो ये अगेन आपको दे देगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। अब ये CO2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये तो गैस है, ठीक है। अब इसको कैसे आप क्वेश्चन बनेगा, देखो एक लाइम वाटर टेस्ट आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, मैं बताता हूं। लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो लाइम वाटर टर्न से ना मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये लगभग बोर्ड में पूछता है। क्या है भैया, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आप एक्वस मीडियम में कर लो, एक्वस, ठीक है। इसमें जब हम लोग CO2 गैस पास करेंगे, ठीक है, ये आपका गैस हो गया, तो क्या बनता है आपका, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये आपका सॉलिड होगा और प्लस आपका वाटर बनेगा, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। ये आपका जो बच्चों होता है ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और ये आपका हो गया लाइम वाटर, और इसी को हम लोग लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं। मान लीजिए एक नंबर पूछेगा लाइम वाटर टेस्ट क्या है, आप ये रिएक्शन लिख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करेंगे तो हम लोग को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको बोल सकता है कि आपने एक, सपोज कर लिए एक मेटल कार्बोनेट लिया A, उसको मैंने एक एसिड में डाला, ठीक है, और एफरवेसेंस के साथ एक गैस निकला B को मैंने पास किया किसमें, एक सब्सटेंस में पास किया, मान लीजिए C, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, और प्लस वाटर मान लीजिए लिख दिया। तो आपको पूछेगा ABC क्या है। अब आप जब ये रिएक्शन जानते रहोगे तभी आप लिख सकते हो कि भैया जो B हमको मिला है वो आपका एफरवेसेंस है, मतलब ये गैस है होगा, वो B जब मैंने C में डाला तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, ठीक है। तो आपको ABC कैसे होगा, तो आप जानते हो रिएक्शन की एसिड में जब हम मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो हमको एक गैस मिलता है, ठीक। तो आप यहां पर ये तो कंफर्म हो गया कि B आपका क्या हो गया, CO2, ठीक। और CO2 ही जो टर्न करता है लाइम वाटर को मिल्की, मतलब वो व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो ये हो गया आपका लाइम वाटर, ठीक है, दिख रहा है ना, ये क्या हो गया आपका लाइम वाटर, और ये श्योर हो गया कि ये आपका मेटल कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन पूछ सकता है ABC क्या है। तो मोटी मोटी बात ये सब आप याद कर सकते हो क्या, कि अगर हम लोग मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड में डालते हैं तो हम लोग को CO2 मिलता है। CO2 को हम लोग अगर लाइम वाटर टेस्ट की बात करता है तो बता देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, या लाइम वाटर में आप जब डालोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के थोड़े सॉलिड थोके होंगे, ठीक है। देखिए ये सब भी क्या इंडिकेटर होता है, ठीक है। इंडिकेटर आप समझते हो ना, जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल में जाते हो तो आपको रेड सिग्नल करता है मतलब कि रुकिए, ग्रीन सिग्नल मतलब कि चाहिए। तो उसी तरीके से जो आपका लिटमस पेपर है वो ब्लू टू रेड कर दे रहा है, अननोन, मान लिया आप लोग टेस्ट ट्यूब में लाए कोई लिक्विड, अब मालूम ही नहीं क्या है वो, एसिड है बेस है क्या है, तो एक इंडिकेट कर रहा है, आपको दर्शा रहा है, जब एसिड आपने डाला तो ब्लू लिटमस रेड हो गया। उसी तरीके से एक गैस मान लीजिए आपको एक चैम्बर में कोई दे दिया, अब बोला भैया बताओ ये कौन सी गैस है, तो आपने क्या किया, उसमें लिटमस पे लाइम वाटर डाल दिया, देखा कि व्हाइट हो गया,
तो बता दिया CO2 है। उस गैस के ऊपर अगर मान लीजिए कि आपने एक फ्लेम लगाया, पॉपिंग साउंड हो गया, तो हाइड्रोजन गैस हो गया। तो ये सब इंडिकेटर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आप जब एसिड बेस को जब रिएक्ट करवाते हो एक साथ, तो ये आपको मिलता है क्या, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या है जनरल? जनरल तो यही है कि अगर हम लोग एसिड में बेस मिलाएंगे तो हम लोग को करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। न्यूट्रलाइजेशन एज द नेम इंडिकेट्स कि जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो न्यूट्रलाइज मतलब खत्म, ना एसिड की प्रॉपर्टी रहती है ना भैया ना बेस की प्रॉपर्टी रहती है, ना तुम ही रहो ना मैं ही रहूं, तो रहता क्या है, सॉल्ट और वाटर। जैसे मान लीजिए एसिड का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं HCl, ठीक है, और बेस ले लेते हैं मान लीजिए हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्ट क्या बनेगा, देखिए यहां से NaOH में Na+ मिलेगा और HCl में Cl-, तो अपोजिट चार्जेस में आप सॉल्ट बनाओगे तो बन जाएगा क्या, याद करने का तरीका है बहुत अच्छा है, NaCl, ठीक, NaCl बन गया। और यहां से देखिए OH- निकला होगा, OH-, और यहां से आपका H+ निकला। ये सब मैकेनिज्म है और 11th में तो बहुत अच्छे अच्छे हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। तो Na+ और OH-, H+ और Cl-। तो OH- इसका और H+ इसका पकड़ के ये दोनों क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके बना देंगे H2O, और Na+ और Cl- मिलके क्या बना देंगे, NaCl, ठीक है। इसी तरीके से और भी आप बेस देख सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे चलिए हम लोग ले लेते कुछ भी, फॉर एग्जांपल चलिए हम लोग ले लेते हैं H2SO4, ठीक है, H2SO4 या कुछ भी ले लो, HNO3 ले लो, HNO3 ले लेते हैं, चलो HNO3, और अगेन चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, देखिए Na+ NO3- मिलके क्या बनेगा, NaNO3। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, ये Na+ हो गया, ये NO3- मिलके ये बन गया, और प्लस H2O। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब हम लोग मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉमन हो जाएगा रिएक्शन जब हम लोग बेस की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एन एसिड, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एन एसिड, ठीक है। इसको एग्जांपल समझेंगे, जनरल भी आप समझ सकते हो कि देखिए जनरल मोटी मोटी बात है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड वी गेट सिंपली सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और जो आपका जो सॉल्ट होता है वो आपका बेसिक नेचर होता है, वो हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। तो जैसे मेटल ऑक्साइड्स की एग्जांपल बता दीजिए, मान लीजिए मैं पहले एक सेलेक्ट कीजिए, मैग्नीशियम चलिए एक मेटल में ले लेता हूँ, ऑक्साइड क्या हो जाएगा, MgO, ठीक है। Mg की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की आप तो समझ रहे हो, इंटरचेंज हो गया, प्लस कोई एक एसिड ले लेते हैं, चलिए हम लोग ले लेते हैं HCl। तो मैं कह रहा हूँ सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। देखिए अगर आप जनरल फॉर्मूला भी समझ लोगे ना कि सॉल्ट वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट वाटर बनेगा, मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलेगा, तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक लेमन भाषा में याद करोगे फिर तो आप, अभी मैंने मैकेनिज्म बताया ही है कि कैसे कैटायन और एनायन को मिला के आप बना दोगे, ठीक। तो अब देखिए Mg क्या है, प्लस नेचर में है, और क्लोराइड क्या है, माइनस नेचर में है। तो जो कैटायन एनायन मिलके एक सॉल्ट बनाएंगे, ये बात अभी हम लोगों ने समझी है। तो Mg और Cl मिलके भैया चलो मैं बना देता हूँ MgCl। अब वैलेंसी की बात आप जानते हो, क्लोरीन की वैलेंसी 1 इधर हो गया, ये सब तो आप जान ही रहे हो, और मैग्नीशियम की वैलेंसी इधर, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैंने क्या बोला था, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, नहीं भी याद करोगे आप देखो O बचा हुआ है यहाँ पर और H बचा हुआ है, H और O मिला के क्या बन गया आपका H2O। तो ये आपका बना सॉल्ट, ये बना वाटर, ठीक है। इसमें भी देखो आप क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, बहुत तरीके से बन सकता है। आपको बोल देगा कि उसके लिए A है, चलिए इसके जस्ट नीचे मैं कर रहा हूँ, और भैया चलो HCl मिला के बन गया B, पानी भी बन गया, ठीक है। सॉरी B तो अब मैंने बताया कि B को बता दिया है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो B को मैं रब कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। तो अब आप ऐसा रिएक्शन कब जानते हो कि एक सॉल्ट बनता है, एक पानी बनता है, ये बता भी रहा है कि क्या है, ऑक्साइड है, ठीक है। और नाम आपको मेटल का दे दिया Mg, तो बताइए MgCl2 बना,
ठीक है, राइट हैंड साइड आपको सॉल्ट वाटर मिला, ऑक्साइड बोल ही दिया, तो एक ही ऑप्शन बचता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको पूछेगा आइडेंटिफाई है, आप आराम से बता सकते हो। तो ग्राउंड रूल क्या है कि सारे रिएक्शंस का आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इससे ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, उससे ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। उसके बाद आप कैटायन एनायन जो मैकेनिज्म मैंने बताया उससे आप कर सकते हो मैनेज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को मान लीजिए मैं HCl से देख लो या H2SO4 से चलो देख लो। ठीक है, तो आपका क्या बना है, सॉल्ट बनेगा, जिंक प्लस है, SO4 माइनस है, तो ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट और पानी बनेगा। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपके पास कौन सा एसिड है, दैट डजंट मैटर, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आपको राइट हैंड साइड मालूम होना चाहिए, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, इसमें तो आपका बेसिक नेचर होगा जो भी आपका सॉल्ट बनेगा। अब इस पर भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। जो आपका पीएच लेवल है, ठीक है, अभी तो नेक्स्ट वीडियो मैं बेस, जैसे मैं एसिड के बताया हूँ उसी तरीके से बेस क्या होता है और बेस के सारे रिएक्शन बताऊंगा। फिर पीएच लेवल बताऊंगा तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा कि आपके एसिडिक कब हम लोग, एक वो भी एक इंडिकेटर होता है, पीएच लेस देन 7 मोर देन 7, वहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव ब्रिंग दिस लेसन एसिड बेस सॉल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसिड के प्रॉपर्टीज को समझा, दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन टू दिस टॉपिक। इसमें हम लोग बेस के बच्चों प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि क्या होता है बेस, एग्जैक्टली होता क्या है, और इसके सारी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे विद अ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो तक अभी तक आप लोगों को समझा था ये रिएक्शन क्यों नहीं होता है, ये क्यों होता है, वो सब आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेस से। ठीक है, तो बेस क्या है भाई, व्हाट इज अ बेस। तो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बिटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, और जो आपके लिटमस पेपर रेड को ब्लू कर देते हैं। मतलब कि बेस क्या होता है, एक तो कड़वा होता है, दूसरा कि आपके रेड लिटमस पेपर को आपको ब्लू कर देता है। ये जीवन का सच है कि बेस कड़वा होता है। ठीक है, जैसे कि बॉलीवुड एग्जाम्पल में आप देखें, बॉलीवुड में मान लीजिए हमारे जो बॉलीवुड के काका हैं राजेश खन्ना जी, अगर वो अमिताभ बच्चन जी से बात करेंगे, बाबू मोशाय से, तो कैसे बात करेंगे, तो काका जी कैसे बात करेंगे, बाबू मोशाय, ये जीवन का सच है रे, ये जीवन का कड़वा सच है रे कि बेस कड़वा होता है। तब अमिताभ बच्चन जी आएंगे, बोलेंगे है केवल यही बात सच नहीं है कि बेस कड़वा होता है, एक बात मैं भी जानता हूँ बेस के बारे में। दिव्य और सज्जनों, बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू भी करता है, ये भी सच्चाई है। तो जोक्स अपार्ट, चलिए हम लोग समझते हैं कि बेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के पहले हम लोग इसके एक फिनोमिनन को समझते हैं कि ये वाटर में कैसे बिहेव करता है, इन वाटर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इसको आप वाटर में डाल देते हैं, H2O, तो आपका ये डिसोसिएट होके Na प्लस और OH माइनस एक्वस में, एक्वस मतलब इन पानी। ठीक है, या आप जिंक हाइड्रोक्साइड का मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड, या मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चलिए ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी बच्चों पानी में, अभी मैं ये दोनों एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि एसिड से मैं कंपेयर करूंगा। ये आपका बन जाएगा Mg2+, मतलब ये आपका केटायन है, और 2OH माइनस एक्वस। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, जितने भी ये आपके कैटायंस हैं, यहाँ पर ये कैटायन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जितने भी आपके हाइड्रोक्सिल हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रारी टू दिस, अगर आप एसिड की बात करें तो मान लीजिए कि HCl है, उसको आपने पानी में डाला। ठीक है, तो ये बनता है एक्चुअली बच्चों H+, लेकिन ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये बोलता है भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मेरे पास इलेक्ट्रॉन कमी है क्योंकि प्लस चार्ज है, बोलता है इलेक्ट्रॉन दो। तो फिर पानी बोलता है अच्छा भाई, शहर में छोरा और ढिंडोरा, मेरे पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करता है बंदा कि H2O जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, भाई रिच है तभी तो वो डोनेट कर सकेगा, ये डोनेट करके H+ से आपका H3O+ बना देता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये एसिड की कहानी हुई। और
बेस में क्या आपका होता है, एक कैटायन और एक एनायन में डिसोसिएट हो जाता है। ये चीज अभी मैकेनिज्म यूज होगा, इसलिए मैंने बताया था। ठीक है। तो अब पहला जो रिएक्शन है जो बेस का है, वो है आपका रिएक्शन विथ मेटल। देखिए, रिएक्शन विथ मेटल आपका विथ एसिड भी था। दोनों में ये डिफरेंस होता है कि रिएक्शन विथ मेटल विथ एसिड जो होता है आपको बच्चों, बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है। बस उसका मैकेनिज्म हम लोग अब समझने वाले हैं। रिएक्शन विथ बेस एंड आपका मेटल, ठीक है। लेकिन आपका बेस और मेटल का रिएक्शन उतना स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। बस हम लोग उस मैकेनिज्म पे आने वाले हैं। देखिए, होता क्या है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, ठीक है, तो आपका जो मेटल्स हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर। और एसिड होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्यों डोनेट कर सकता है, सब हायर क्लास में पढ़ेंगे। डोनेट करके वो स्टेबल हो जाता है एक्चुअली। और आपका जैसे HCl है, H2SO4, उसमें जो H प्लस निकलता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों में बॉन्ड बनता है और आपका ये रिएक्शन बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। लेकिन जो बेस होता है, इसमें आप बड़ा, मतलब ये बहुत मुश्किल से रिएक्शन होता है, कुछ ही मेटल के साथ होता है। जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम और जिंक के साथ, अभी हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम और जिंक के साथ ये रिएक्शन होता है। अच्छा भैया, तो अब ये देखिए, थोड़ा मैं लाइव एग्जांपल्स आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट है, अंकल जी आए, आपने उनको 9 बजे खाना खिलाया, ठीक है, खाना ना बढ़िया मस्त खा लिया, मंचूरियन वगैरह खा लिया। उसके बाद 10 बजे आप उनको फिर बोलो कि अंकल जी खाना खाएंगे, बताइए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो फिर आपको डांटेंगे या जो भी पनिशमेंट देंगे। समझ रहे हो क्यों? ऑलरेडी वो बंदा खा चुका है, पेट उसका भरा हुआ है, तो वो क्या खाना खाएगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है, वो क्या एक्सेप्ट करेगा। समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लिया आप 500 रुपया लेके गए अंबानी के घर बॉम्बे, कब मैं आपको डोनेट करना चाहता हूँ, वहां पर गार्ड आपको भगा देंगे। अंबानी के पास तो करोड़ों अरबों रुपया है, हजारों करोड़ रुपया, तो वो क्यों लेगा। मतलब कि टू द फैक्ट यही बात है, ये सब जोक सपाट, मतलब यही है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास है, वो क्या करेगा, दौड़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन भैया हमें दो दो, ताकि हम लोग बॉन्ड बना सकें। अब देखिए क्या होता है, जो आपके मेटल्स होते हैं, यहाँ मैं लिख दूँ मेटल, और जो आपके बेस होते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डिसोसिएट करके बताया था। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये स्टेबल कैटायन बनाते हैं। बेस क्या होते हैं, बेस अभी मैंने बताया था, OH माइनस, ये डिसोसिएट होकर बनता है। OH माइनस क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव प्लस है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये भी कह रहा है भैया हम भी ऐसा है कि हम डोनेट करेंगे। दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है, मेटल करता हम डोनेट करेंगे, बस करता हम डोनेट करेंगे, दोनों बोलते हैं कि कैसे बॉन्ड बनेगा। तो रिएक्शन नहीं होता है, एक डोनेट करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा, तभी रिएक्शन होगा। ठीक। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। कुछ ही एग्जाम्पल एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जिंक एल्युमिनियम, वो आपके रिएक्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं जिंक से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से रिएक्ट करता है, तो बहुत ही मुश्किल से रिएक्शन होता है वाटर के मीडियम में, ठीक है, आप एक्वस मीडियम, क्योंकि वहीं पर वो OH माइनस में डिसोसिएट होगा। तो आपका जो बनता है वो बनता है सोडियम जिंकेट, ठीक है, Na2ZnO2, एक सॉल्ट बनता है, ठीक। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जैसे कि मेटल में रिलीज होता, इसमें भी रिलीज होता है, लेकिन इतना स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका नाम मैं लिख दूं, क्या होता है, सोडियम जिंकेट, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम जिंकेट। उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपका एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है आपका, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये क्या है, सोडियम जिंकेट है, यहाँ एल्युमिनियम लगा है, सोडियम एल्यूमिनेट, और यहाँ भी आपका H2 गैस निकलता है। मतलब चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, दोनों में H2 गैस निकलता है, लेकिन जो एसिड के साथ रिएक्शन होता है बहुत ही स्पॉन्टेनियस, वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस, पॉपिंग साउंड जो निकलता है। इसमें ज़्यादा रिएक्शन होता नहीं है, कुछ ही मेटल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक एल्युमिनियम, वो दोनों रिएक्शन करके आपका क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। तो ये तो था रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिट, ये सब आप लोगों ने समझा लाइव एग्जांपल के साथ।
क्या होता है इन डेप्थ आपको मालूम होना चाहिए ना कि वाटर में क्या डिसोसिएट हो रहा है। अभी हम लोग पीएच समझेंगे, वहां भी समझेंगे कि यहाँ H प्लस कंसेंट्रेशन का क्या मतलब, OH माइनस का कंसेंट्रेशन क्या मतलब है। तो ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक डोनेट करेगा तो एक एक्सेप्ट करेगा, तभी बॉन्ड बनेगा भैया, नहीं तो नहीं बनेगा। अब बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब आप समझ सकते हो। अब देखिए जो दूसरा रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन है आपका अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आप लोगों ने बोला होगा कि सर ये तो आप हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था, एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट वाटर मिलता है। तो ठीक है भैया, हम लोग बेस पढ़ रहे हैं तो बेस और एसिड को लेके कर लेते हैं। तो जब बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो बेस मान लीजिए NaOH है, एसिड चलिए HCl है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाया, NaCl और H2O। NaCl और H2O। अब ये दोबारा मैंने इसलिए लिखा है कि अगर मान लीजिए कि जनरल आप फॉर्म लिखना चाहें तो वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मैकेनिज्म मैं जल्दी बताना चाहूँ तो ये देखिए Na प्लस में डिसोसिएट होगा। मैकेनिज्म यहाँ मैं रेड पेन से कर दे रहा हूँ, देखिए ये डिसइंटीग्रेट करके Na प्लस में हो जाएगा, और HCl डिसइंटीग्रेट होकर Cl माइनस में हो जाएगा और H प्लस में हो जाएगा। ठीक, और Na प्लस और OH माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए OH माइनस और H प्लस ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2O। और Na प्लस Cl माइनस, अब देखिए अगेन इस चीज को मैंने क्लियर करने के लिए ये बताया। Na प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। Cl माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही रिच है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, बोल रहा है भैया हमें इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड बनाने के लिए। Cl बोलता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, चलो NaCl दोनों मिलके बन गए, Na प्लस और Cl माइनस मिलके बन गए NaCl। तो दिस इज हाउ इट गोस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक बहुत ही आपके बॉडी में भी ये प्रोसेस होता है, लाइव एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। खाने में जब आप खाते हो, पीएच वगैरह में मैं डिस्कस करूंगा, जब खाने में आप कोई खाते हो तो आपको मालूम होगा कि आपके डाइजेशन में क्या यूज होता है, HCl, बहुत ही मॉडरेट टाइप का HCl। ठीक है, खाने में क्या यूज होता है डाइजेस्ट करने में, HCl। अब सपोज के लिए आपने खाना खाया, बहुत हैवी खाना खाया, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेट जो है, स्टमक खूब ढेर सारा HCl गैस निकाल देता है। तो बहुत बहुत ढेर सारा गैस निकलने से, सॉरी एसिड निकलने से आपको एसिडिटी टाइप का हो जाता है। या मान लिया आपने फास्ट फूड खाया, चिली मंचूरियन, चिकन मंचूरियन जो भी है, तो इसमें क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है। ठीक है, CH3COOH। ठीक है भैया, अब देखो ये भी तो अपना H प्लस निकालेगा, ये भी H प्लस निकालेगा, एस्टिक एसिड भी अपना H प्लस निकाला, तुमने जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी पेट ने H प्लस निकाला, दोनों मिलकर ढेर सारे H प्लस हो गए, मतलब क्या हो गई, एसिडिटी हो गई। एसिडिटी हो गई, बहुत गड़बड़ हो गया। तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए अब आपके पास सोल्यूशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ढेर सारा H प्लस हो गया, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज मतलब H प्लस को खत्म करो। कैसे खत्म करोगे, अभी हम लोगों ने समझा कि एसिड में बेस मिला देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर भी आपके लिए जो बाई प्रोडक्ट बना है, कोई वो साइड इफेक्ट नहीं है। नमक भी जो आपके लिए बना है वो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन जब बेस बहुत हो जाए, एसिड बहुत हो जाए पेट में, तो वो दिक्कत है। तो मान लीजिए कि आपके पास HCl आया खाने के बाद बहुत सारा, तो आप उसमें कोई बेस मिला दिए। तो बेस जनरली आपके एंटासिड्स होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह होते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि कोई बेस मैंने ले लिया, चलिए चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ले लिया या KOH ले लिया। तो ये देखिए, ये जो आपका है HCl, ये आपके स्टमक में है। ठीक है भैया, ये क्या है, स्टमक में। और जो NaOH है ये आपका एंटासिड का एग्जाम्पल है। देखिए ऐसा नहीं कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत डेंजरस चीज है, दिस इज नॉट मेंट फॉर दैट कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड पी लिए, दैट इज वेरी 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 डेंजरस। एंटासिड मतलब कि आपकी जो शॉप्स पे दुकानों पे मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो आपका होता है। तो ये स्टमक का जो HCl है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह एग्जाम्पल जो है एंटासिड, वो बेस दोनों मिला के आपके पेट में बनाएंगे NaCl, जो कि आपकी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और पानी वो भी आपका साइड इफेक्ट नहीं होता है, और आपका H प्लस जो कंसेंट्रेशन है कम होता है और आपको रिलीफ मिलता है एसिडिटी से। ठीक है, तो इसी तरह के बढ़िया बढ़िया और हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। देखिए सिंपल सी बात है कि नॉन, अभी हम लोगों ने समझा था एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ हम लोग समझेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो आपको देखिए रटने की जरूरत नहीं है,
ये पहले आपको अगर कोई पूछ ले मेटेलिक ऑक्साइड, देखिए उल्टा कोई पूछ ले तो क्या बताओगे, मेटेलिक ऑक्साइड क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं बेस से, ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, यू नीड नॉट ओनली लर्न ऑफ द थिंग्स। देखिए जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, इसका आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके एसिड होते हैं, और आप ये क्या किससे रिएक्ट कर रहे हो बच्चों, बेस से रिएक्ट कर रहे हो। तो जनरल जो इक्वेशन वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, बेस से रिएक्ट करोगे, बताओ अभी मैंने बताया था एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। बस यहाँ भी वही चीज है, आप चीजों को कोरिलेट कीजिए, एकदम लर्न करने की जरूरत नहीं कि नहीं मैं रट लिया। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, बेस तो बेस ही होता है, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट वाटर मिलाएंगे, और यस यहाँ भी वही सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अब क्वेश्चन उठता है, कोई बोल दिया कि भाई मेटल ऑक्साइड्स क्यों नहीं रिएक्ट करते, मान ली एक नंबर का रीजनिंग पूछ लिया, तो आप क्या बताओगे, तो ऐसा थोड़ी बताओगे वो टॉपिक दिया नहीं है। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और उसको अगर आप बेस से रिएक्ट करोगे, बताइए बेस को बेस में मिला दोगे तो कोई रिएक्शन थोड़ी होगा। इसका भी आंसर आपके पास है। बेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, दूसरा बेस भी क्या, इलेक्ट्रॉन डोनर, दोनों डोनेट करना चाहेंगे, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, एसिड के केस में क्या था, एसिड तो एसिड होता है, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है, दोनों मिलके वहां भी बताओ क्या बनाया था, सॉल्ट वाटर, यहाँ भी क्या बनाएगा, सॉल्ट वाटर। ठीक है, इस तरह चीजों को आपको याद करना है, समझना है एक्चुअली। ठीक, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल हम लोग चलिए समझ लेते हैं, CO2 गैस। देखिए नॉन, आपका कार्बन नॉन मेटल है और इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और चलिए कोई एक बेस ले लेते हैं, बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग चलिए ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, NaOH, आपका OH माइनस रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये बताओ, ये हो गया बेस। ठीक है, और अभी मैंने बताया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आप क्या क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। बस ये लाइन याद कर लोगे ना, एसिड बेस मिला के सॉल्ट वाटर बनेंगे तो बहुत सारे रिएक्शन आप कर लोगे। तो ये दोनों मिलके एक तो सॉल्ट बनाएगा, एक वाटर बनाएगा। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए एक तो आपका बनेगा पानी, H2O। सॉल्ट कैसे बनाओगे, अब देखिए इसका मैकेनिज्म मालूम है, Na प्लस OH माइनस। तो ये तो तय है कि Na प्लस है, तो उसको आपका उसी से सॉल्ट बनेगा। तो Na और ये जो कार्बन है इससे मिलके बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, Na2CO3, तो ये बन गया आपका सॉल्ट और ये बन गया वाटर। ठीक है, वहां पर एसिड लेते थे और मेटालिक ऑक्साइड लेते थे, वहां भी मिला के कुल मिला के सॉल्ट वाटर ही बनना है। ठीक है, एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं इसी का आपका। ठीक है, जिसमें कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, और ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको हम लोग सॉरी आपका लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। और ये लगभग हर बोर्ड में हर बार ये पूछता है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कह देगा व्हाट इज ABCND। मैंने बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अननोन बता देगा कि एक गैस है, उसको मैंने लाइम वाटर में पास किया और वो मिल्की बन गया या वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, तो बताइए उस गैस का क्या नाम है, एक नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलिए देखते हैं लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है। देखिए पहले तो हम लोग बेस लेंगे, बेस हम लोग लेते हैं बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका एक्वस मतलब पानी के मीडियम में है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका बेस हो गया। ठीक है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं, चलिए फिर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका गैस हो गया। क्लियर, ये देखिए यहाँ बनने जा रहा है, तो बेस हो गया, बेस आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये आपका एसिडिक नेचर हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो इस बार देखिए आपका Ca+ है, तो आपका सॉल्ट क्या बनेगा, CaCO3। ठीक है, प्लस वाटर। क्लियर, तो यही जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यही आपको कहते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, थक्का होता है, ये जम जाता है। ये भी देखिए अगेन क्या है, सॉल्ट है, और ये क्या है, वाटर है। ठीक है, सॉल्ट है वाटर है, समझ में आ रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो एसिडिक नेचर है। आप जानते हो न्यूट्रलाइजेशन बेस और एसिड मिलके सॉल्ट वाटर बनाते हैं, सॉल्ट वाटर आपका बन गया, सॉल्ट आपका क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी मिल गया।
ठीक है। तो ये सब सारे थ्रू आउट आपके रिएक्शंस थे। आज हम लोग एसिड्स एंड बेस एंड सॉल्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही छोटा टॉपिक, बहुत ही कॉन्साइज टॉपिक है, वो है पीएच स्केल। जैसे ही पीएच की बात आती है, जहन में ये होता है कि पीएच क्या होता है। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट्स के लिए डिफाइन किया जाता है पीएच। चलिए हम लोग समझते हैं पीएच, और इसके फ्लो डायग्राम को समझते हैं, और डेली लाइफ में क्या पीएच के यूज हैं, ये सब समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ही होने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, पीएच पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो आपका किताबी लैंग्वेज है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन पीएच होता क्या है? पीएच एक तरह का स्केल होता है। जैसे आप रेटिंग देते हो ना, क्लास में कोई फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, तो आप बताते हो फर्स्ट जो है बहुत तेज है पढ़ने में, थर्ड थोड़ा सा नॉर्मल है, और इस तरह के एवरेज है, जो भी है। तो पीएच स्केल भी क्या होता है? एक तरह का स्केल होता है जिससे कि आप मेजर कर सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस आपके पास दिया हो, वो एसिडिक है कि बेस है कि सॉल्ट है। मतलब उसके ऊपर एक स्केल लगी होती है, जैसे 0 to 14 तक। ठीक है, तो 0 बहुत एसिडिक होता है, 14 बहुत बेसिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है। ठीक है, अभी फ्लो डायग्राम हम लोग समझेंगे, परेशान मत होइए। तो पहले तो देखिए, पीएच का सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो होता है -log H3O+ कंसेंट्रेशन। इसमें आप पीएच को ये भी लिख सकते हो, और -log H+ कंसेंट्रेशन भी लिख सकते हो। मतलब कि कुल मिला के H+ कंसेंट्रेशन को बताता है सब्सटेंस में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कि ये तो फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी हम लोग बस इसके बेसिस को समझते हैं कि पीएच की वैल्यू क्या होती है, किस कैसे डिफाइन की जाती है। देखिए, एसिड्स को मैंने पिछले भी एग्जांपल्स में बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं। ये आपके H+ आयंस को रिलीज करते हैं, वो कहलाते हैं एसिड्स। कितना रेडिली कोई H+ आयंस दे देगा, मतलब कितना इजीली कोई H+ आयन दे देगा, वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड की बात हम करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोगों ने समझा था, जैसे कंसनट्रेटेड HCl फर्स्ट वीडियो में, एक्वा रीजिया कंसनट्रेटेड। ठीक है, और लाइट एसिड को भी हम लोगों ने समझा था, जैसे एस्टिक एसिड आप खाने में खाते हो ना, सिरका में। ठीक है, ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड, इस तरीके के। तो ये तो हो गए भाई एग्जाम्पल वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के। लेकिन अगर हमको टेक्निकली समझना है कि H+ सॉरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपके, देखिए, H+ आयंस निकालते हैं, वीक एसिड भी निकालते हैं, लेकिन H+ आयंस ये आपके ज्यादा निकालते हैं, मोर। ठीक है, अब यही मोर अलेस कौन डिसाइड करेगा? उनका जो शक्ति परीक्षण करेगा वो करेगा पीएच, पीएच स्केल मेजर करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl वगैरह। ठीक है, तो H+ आयन अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा। वीक एसिड जैसे कि मान लीजिए कि आपके एस्टिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड, ये सब आपके वीक एसिड हो गए। अब देखिए कैसे समझेंगे आप। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि आपने 100 मॉलिक्यूल HCl का लिया। ठीक है, 100, चलो एक जनरल मतलब ब्लॉक डायग्राम में 100 मॉलिक्यूल HCl का लिया, और इसको आपने डाल दिया H2O में। तो आपके मान लीजिए कि लगभग 100 मॉलिक्यूल H+ या और हाइड्रोनियम आयन, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो H+ या हाइड्रोनियम आयन जो भी होगा आपका, सपोज के लिए ये भी 100 आपका हो गया, निकल गया, और Cl- ये भी आपका 100 निकल गया। तो मतलब कि आपके जो है जितने 100 मॉलिक्यूल HCl थे, वो डिसोसिएट हो गए 100 H+ आयंस में। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक कोई छोटा एसिड लेते हैं, वीक एसिड लेते हैं, CH3COOH, मान लीजिए इसका भी आपने 100 लिया। ठीक है, इसको आपने H2O में डाला, और इसमें जो H+ निकला, जब सपोज कर लीजिए 30 आयंस निकला। ठीक है, तो ये बताता है कि जो HCl का स्ट्रेंथ है वो आपका वीक एसिड है, सॉरी CH3COH से स्ट्रॉन्ग है, यही बताता है। H+ निकालना एसिड की प्रॉपर्टी है, H+ कितने अमाउंट में निकालना वो उसकी खासियत है, वो बताता है कि कितना बड़ा वो एसिड है या कितना कमजोर एसिड है। ज्यादा H+ निकाल लिया, रेडिली इजिली निकाल दिया, आराम से निकाल दिया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, जैसे कि HCl और H2SO4 वगैरह। थोड़ा मोड़ा H+ निकाला है, तो वो एसिडिक है, लेकिन कैसा? वीक एसिड, जैसे कि आपके साइट्रिक फ्रूट, साइट्रिक एसिड वीक है या एस्टिक एसिड है। ठीक है, तो
ये तो हो गया भाई एसिड की परिभाषा और उसकी वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अब इसका शक्ति परीक्षण करेगा कौन? तो वो है बंदा पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल अगर मैं ऐसे ब्लॉक डायग्राम में बता दूं तो ये देखिए, सपोज करिए इस तरह का स्केल होता है। ठीक है, ये आपका स्केल हो गया। ऐसी तरह इसी तरीके से मार्किंग इस पे होती है 0 to 14। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 लिखा रहेगा, यहाँ पर आपका 14 रहेगा, यहाँ पर आपका 7 रहेगा, और इस तरीके से 1 2 3 ऐसे करके, और 8 9 इस तरीके से करके। ठीक है, तो जो आपका 0 होता है वो, ऐसे मैं बता दूं, पीएच अगर लेस देन 7 होगा तो वो एसिडिक होगा। मोटी मोटी बात अभी हम लोग और समझेंगे। पीएच 7 से कम होगा, एसिडिक होगा। पीएच अगर ग्रेटर देन 7 होगा, देखिए मार्किंग होती है ना 14 डिजिट की, वही बताता है। पीएच अगर 7 से बड़ी होगी तो वो होगा बेसिक, और पीएच, यही 3 केस तो आएंगे। पीएच अगर 7 होगा तो वो हो जाएगा न्यूट्रल। ठीक, क्लियर। तो अब देखिए, जो 0 होगा वो स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा तगड़ा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये आपका हो जाएगा स्ट्रांगली बेस। ठीक है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं। ठीक है, 0 आपका स्ट्रांगली एसिड हो जाएगा, 14 आपका स्ट्रांगली बेस हो जाएगा, ये 7 आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ना ही एसिडिक रहेगा, ना ही बेसिक रहेगा। जो 7 की वैल्यू है वो आपकी न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए कि अब जैसे मान लीजिए आपको H+ आयन कंसेंट्रेशन दे दिया और उससे पता करना, तो आप बता सकते हो। अब देखिए, इस तरफ से अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, ये देखिए मैं रेड पेन से बना दे रहा हूं। अगर 7 से आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये फ्लो डायग्राम समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर H+ या H3O+, ठीक है, H+ कह लीजिए, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन कह लीजिए, तो H+ और H3O+ आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझना जरूरी है। 7 से आप जब लेफ्ट की तरफ गए तो आपका H+ और H3O+ इंक्रीज करेगा। और जैसे ही, क्योंकि H+ या H3O+ आपको एसिड डिफाइन करता है, तो आप यहां से ये भी बता सकते हो कि आपका जो है एसिडिक इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहां जब गए लेफ्ट में, आपका H3O+, H+ इंक्रीज करेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और पीएस के लिए यहाँ नहीं दिख रहा है, ये देखिए। और भैया जब क्या होगा, 7 से आप इधर गए तो बेसिक की तरफ टिल्ट हो रहा है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब बताइए बेस को कौन डिफाइन कर रहा है? OH-। तो जो OH- कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और बेस का जो स्ट्रेंथ है, बेस का स्ट्रेंथ वो इंक्रीज करेगा। अब देखिए और 7 की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए पीएच की वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। जैसे कि आपका ब्लड है या आप जो पानी पीते हो, वो सब क्या है, अराउंड लगभग आपका 7 के करीब होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, बहुत एसिडिक हो जाएगा तब भी तो दिक्कत होगी। अब देखिए इस समय बारिश का मौसम है, बारिश में हवा में जो आपके HCl वगैरह जो भी है, एसिड रेन जो है, उसकी पीएच वैल्यू 7 से लेस होती है, इसीलिए वो एसिड रेन भी इसको कहा जाता है। जो हम लोग का सिस्टम है वो बहुत एसिडिक होने से भी तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत बेसिक होने से भी तबीयत खराब हो जाएगी। तो हम लोग का ब्लड या हम लोग का जो भी सिस्टम है वो अराउंड 7 होता है, नियरली। देखिए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अनपच इंडाइजेशन होता है, खाना नहीं पचता है तो एसिडिक हो जाता है, तब भी आपको तकलीफ होने लगती है। तो पीएच आपका धीरे धीरे 7 से कम होने लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब देखिए मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे पूछ ले कि भैया पीएच की वैल्यू है, आपको दे देगा 6.2, 7, ठीक है, 13। तो आपको ये मान लीजिए ए दे दिया, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो आपको बोलेगा आइडेंटिफाई A B C। तो ए आपका सीधी सी बात है, ए क्या है, 7 से कम है तो ये एसिड हो गया। ठीक, बी आपका न्यूट्रल हो गया। इस तरह का एक एक नंबर को पूछ सकता है। और ये आपका 13 है और 14 की तरफ है तो ये आपका बेस हो गया। ठीक है,
फ्लो डायग्राम भी बोल सकता है, पूछेगा कि 7 से लेफ्ट जाने पे क्या होगा, 7 से राइट जाने पे क्या होगा, वो आप लोगों ने बखूबी यहाँ पर समझ लिया है कि 7 से लेफ्ट जाएंगे H3O प्लस इंक्रीज करेगा, H प्लस इंक्रीज करेगा, वो एसिड की ही प्रॉपर्टी है, इसलिए एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। शक्ति परीक्षण हो गया। बेस का 14 की तरफ OH माइनस बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, बढ़ेगा तो H प्लस कम होता जाएगा, यहाँ OH माइनस बढ़ रहा है तो H प्लस कम हो रहा है, ठीक है, इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ठीक है। मोटी मोटी आप बात समझिए, 7 के राइट में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, 7 के लेफ्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ऐसे तो मैंने बहुत बताया कि एक डाइजेशन वगैरह हो गया, एक एसिड रेन हो गया, ठीक है। और आपका जो आपका जैसे वाली कि जो कुछ भी आप खाना खाते हो, तो खाना खाने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके एसिड सिक्रीट करते हैं, एसिड सिक्रीट करते हैं, तो उसका पीएच <<7 होता है, वो आपके टूथ को डिके करता है, तो जब आप उसको टाइमली ब्रश करते जाओगे या बेस वगैरह से करते जाओगे तो वो अपना निकलता जाएगा, ठीक है। तो ये था। और सॉल्ट आपका न्यूट्रल होता है, वो आपका pH 7 होता है। तो इसमें देखिए यही 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आपका कंसेप्ट आपको क्लियर ही हो गया होगा, एक तो pH आपको अननोन दे देगा, ABC आप बता सकते हो, वो आपको याद होना चाहिए कि 7 से लेस क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक, जो भी है। एक आपको फ्लो डायग्राम ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, आपको मतलब डायग्राम बता के बताइए कि कैसे H प्लस आयन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक आपका डेली लाइफ का एग्जांपल पूछ सकता है, जैसे कि मैंने बताया एसिड रेन, या इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्ट्स के हम लोग टाइप्स को पढ़ेंगे, व्हाट आर द टाइप्स, एंड उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज को मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, तो ये तो पढ़ेंगे ही, लेकिन द रीजन वाई, क्यों होता है ऐसा, वो हम लोग समझेंगे। सॉल्ट्स के डिफरेंट एग्जांपल्स को समझेंगे, टाइप्स को समझेंगे विद स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले जो आपका बेसिक डेफिनेशन है कि सॉल्ट्स होता क्या भाई, ठीक है। सॉल्ट्स आपका ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। मतलब हमारा अगर जनरल डेफिनेशन देखा जाए तो एसिड और बेस जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर, ये हम लोगों ने पुराने वीडियो में पढ़ा था, ठीक। तो ये सॉल्ट आप उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कॉमन सॉल्ट होगा या टेबल सॉल्ट जो आपकी मम्मी किचन में रखती हैं, ठीक है। वो क्या है कि एग्जाम्पल है, एक तरह का एग्जाम्पल है, एक फैमिली होता है, सॉल्ट एक फैमिली होता है जिसमें आपका सॉल्ट कॉमन सॉल्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वही सॉल्ट है जो कि बॉलीवुड में हमेशा बोला जाता है, जैसे कि शोले मूवी में बोला गया है कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है, ठीक है। तो गब्बर सिंह क्या बोलते हैं कि अब गोली खा। तो वही वाला सॉल्ट है ये, ठीक है। तो अब हम लोग इसके टेक्निकल को समझते हैं कि सॉल्ट होता क्या है। तो बच्चों, सॉल्ट जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपका रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस से मिलता है। ये तो भाई सब बात समझ में आती है। अब थोड़ा और टेक्निकली हम लोग समझते हैं कि इसके कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो सॉल्ट बेसिकली जब हम लोग इसको एक्वस सोल्यूशन पानी में जब घोलेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। तो बेसिकली ये कैटायंस और एनायंस से बना होता है, और कैटायंस एनायंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और यही आयनिक फोर्स या यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को जन्म देता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बहुत ही फेमस एग्जांपल हम लोग समझते हैं HCl और NaOH, ठीक है। ये जब रिएक्ट करेगा तो हम लोग क्या मिलता है, आपका NaCl मिलता है और पानी मिलता है, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यही वो सॉल्ट है, ठीक। अब आती हम लोग थोड़ा सा और साइंटिफिक समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए ये क्या है कि सॉल्ट जो होता है बेसिकली आपका कैटायन से बना होता है और एनायन से बना होता है। ये बात तो हम लोगों ने समझा, कैटायन से बना होता है और एनायन से बना होता है। लेकिन एक प्री रिक्विजिट, देयर इज वन प्री रिक्विजिट कि कैटायंस भी कई सारे हो सकते हैं, एनायंस भी कई सारे हो सकते हैं। तो एक क्लॉज इसमें है कि कैटायंस रहे लेकिन एटलीस्ट कोई एक कैटायन आपका H प्लस से डिफरेंट हो, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो कैटायंस एटलीस्ट वन कैटायन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम H प्लस, और एनायन में एटलीस्ट वन एनायन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम OH माइनस आयन। एग्जाम्पल से देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल यहां हम लोग समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये मान लीजिए NaCl है। अब देखिए इसमें कितने कैटायंस है, एक आपका कैटायन Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, तो इसमें तो एक ही है, कोई बात ही नहीं है कि H प्लस है क्या नहीं है, ठीक है।
एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, देखिए NaHSO4 का। अब देखिए यहाँ पर दो कैटायन है, एक आपका Na+ है और एक H+ है और एक सल्फेट है SO4 2-। ठीक है, यहाँ दो कैटायन है, मैंने ये नहीं कहा कि एक से ज्यादा कैटायन नहीं हो सकते, भैया रहे एक से ज्यादा कैटायन रहे, लेकिन वो एक कैटायन कोई डिफरेंट हो H+ से। तो देखो H+ एक तो कैटायन हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक Na+ हो गया, तो ये आपका सॉल्ट की डेफिनेशन में फिट हो गया। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं, क्योंकि H+ भी एक कैटायन है। अब देखो एक और सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हम लोग जज करते हैं कि ये आपका सॉल्ट है कि बेस है कि एसिड है। तो अब इसमें देखो बच्चों कि कैल्शियम प्लस एक कैटायन हो गया और आपके OH-, इसमें OH-, दो एनायन है। मैंने क्या कहा था, दो एनायन रहेंगे तो कोई एक डिफरेंट रहेगा OH- से। भैया इसमें तो आपने दोनों एनायन दे दिया और दोनों OH- दे दिया, तो फिर ये कैसे डेफिनेशन को फुलफिल करेगा सॉल्ट के। तो आप ये सॉल्ट नहीं बनेगा, ये आपका बन जाएगा बेस। तो इससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका CuOHCl, ये देखते हैं सॉल्ट है कि नहीं। तो देखो एक तो आपका हो गया कॉपर, ठीक है, कैटायन हो गया, एक हो गया OH- और एक हो गया Cl-। देखो दो एनायन है, लेकिन अगर दोनों Cl होता तब तो बात ही अलग होती, या दोनों OH होता तो बात ही अलग होती। इसमें दो एनायन है, एक OH- है, रहने दो, लेकिन एक तो डिफरेंट है, क्लोराइड वाला, ये वाला, तो ये डिफरेंट है, एटलीस्ट वन एनायन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम OH-। तो ये फुलफिल करेगा और ये भी क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो सॉल्ट आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलता है, आयनिक फोर्स से हेल्ड होता है, एक्वस में डालेंगे तो कैटायन एनायन बनेगा। कैटायन एनायन का अभी हम लोगों ने समझा रीजन। अब हम लोग समझते हैं, ये तो बात हो गई टाइप्स की, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल सबसे पहला टाइप होता है वो बच्चों होता है नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट, यहां देखिए सारी बात H+OH- के डिस्प्लेसमेंट की हो रही है, तो ये भी डिस्टिंग्विशन जो है आपका H+OH- कैसे डिस्प्लेस हो रहा है इसी पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने समझा था कि एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर बनता है, एसिड में से H+ निकलता है और बेस में से OH- निकलता है। तो नॉर्मल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसमें कि जो सॉल्ट बनता है वो अपने एसिड के पूरे H+ को निकाल दे और बेस के पूरे OH- को निकाल दे, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका HCl हो गया और NaOH हो गया, तो ये बन गया भैया NaCl और H2O। देखिए ये इस HCl का पूरा H निकल गया और इसका पूरा OH निकल गया, तो हम लोगों को जो सॉल्ट मिला NaCl, ये हमारा हो गया नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल या सिंपल सॉल्ट। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, H2SO4, H2SO4 प्लस, चलिए इस बार फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक, H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये देखिए Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, सोडियम प्लस और सल्फेट माइनस बन के सोडियम सल्फेट बना देंगे और पानी बन जाएगा। अब ये देखो कि H2SO4 में दो H+ थे, ये देखो H2SO4 में दो H+ थे, दोनों ही डिस्प्लेस हो गए, अपना एसिड पूरा H+ निकाल दिया, तो ये कौन सा बन गया, सिंपल सॉल्ट बन गया। और NaOH देखो, NaOH में खैर एक ही OH- था, वो पूरा डिस्प्लेस हो गया, तो हम लोगों को Na2SO4 मिल गया। ये सिंपल सॉल्ट है या नॉर्मल सॉल्ट है जिसमें कि एसिड बेस अपने पूरे H+ और OH- रिस्पेक्टिवली निकाल देते हैं। ठीक, ये हो गया नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, अब हम लोग दूसरा समझते हैं, वो होता है एसिड सॉल्ट। देखिए एसिड नाम से ही लग रहा है एसिड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहेगी, चलिए हम लोग समझते हैं क्या प्रॉपर्टी रहेगी। तो एसिड सॉल्ट आपका देखिए क्या होता है, एसिड आपकी डेफिनेशन में होता है कि H+ से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, जो सॉल्ट बनता है वो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ से बनता है। कैसे, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए सपोज कल हम लोग H2SO4 का एग्जांपल लेते हैं, H2SO4
प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें देखो पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक तो आपका पानी बन गया, ठीक है, प्लस KHSO4। तो H2SO4 आपका QS से जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा ये और ये। अब देखिए कि ये हमारा सॉल्ट बन गया, ठीक, ये हमारा सॉल्ट बन गया। अब देखिए कि इसमें जो सॉल्ट बना है एक H प्लस बचा हुआ है, और यहां पर देखिए कितना 2H प्लस था, तो 2H प्लस में से एक H प्लस यूज हो गया आपका सॉल्ट बनाने में। मतलब क्या हुआ, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ। ठीक है, पार्शियल रिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट कुछ भी कह लो। क्लियर बच्चों? तो जब ऐसा होगा तो हम लोगों को एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। नहीं याद रहेगा, तरीका याद रखना, एसिड की पहचान किससे होती है, H प्लस से। तो अपनी पहचान तो रखेगा वो, तो इसलिए भैया बोलेगा नहीं हम पूरा नहीं देंगे, एक ही देंगे, तो या ठीक है, तो आपका पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा। तो ये हो गया। अब देखिए कि किस तरह के एसिड सॉल्ट देते हैं। अब HCl है, उसके पास एक ही H प्लस है, वो क्या बोलेगा कि अरे भैया एक ही रिप्लेस होगा तो कहाँ बनाएगा एसिडिक सॉल्ट। तो हम लोगों को देखिए किस किस केस में मिलेगा। एक तो H2SO4 आपका हो गया एग्जाम्पल, H3PO4 हो गया। ठीक है, तो आपका ये सारी एग्जाम्पल आपके एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे। तो मतलब कि आपके ये देखिए क्या है, ड्राई प्रोटिक है, डाई प्रोटिक, दो आपके H प्लस हैं, ट्राई प्रोटिक है, तो डाई प्रोटिक ट्राई प्रोटिक ये सब आपके एंटाइटल्ड होंगे, एलिजिबल होंगे एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्ट समझ लिए, तो अब क्या होगा, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो तीसरा जो फॉर्म है वो आपका है बेस सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट की पहचान क्या थी, H प्लस थी, तो बेस की पहचान OH माइनस में। जाहिर सी बात है आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ऐसा सॉल्ट जो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन से बने उसको हम लोग कहते हैं बेस सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि चलिए हम लोग ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि एक तो आपका एसिड हो गया, बेस हम लोग चलिए ले लेते हैं लेड हाइड्रोक्साइड। चलिए लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो आपका देखिए यहां पर कितना है, 2 OH माइनस आयन है, तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा, तो आपका बनेगा PbOHCl। अब देखिए राइट हैंड साइड में 2 एनायन है, OH माइनस Cl माइनस, सो एटलीस्ट 1 एनायन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम OH माइनस। तो क्लोराइड है तो वो डिफरेंट हो गया, तो वो तो आपकी डेफिनेशन हो गई सॉल्ट की। तो ये भैया हमारा सॉल्ट बना, पहली बात। दूसरी बात, यहां देखिए कितना O है, 2 OH माइनस है, यहां पर कितना है, 1 OH माइनस है। ठीक है, तो आपका पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ। इसी तरीके से एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, HCl है हो गया, और हम लोग इस बार कॉपर ले लेते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, इस बार भी CuOHCl, 2 से 1 हो गया, पार्शियल रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक, ये बात समझ में आई। तो नॉर्मल सॉल्ट हो गया, एसिड सॉल्ट हो गया, बेस सॉल्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं डबल सॉल्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, डबल मतलब कि एक से ज्यादा सॉल्ट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन तो ऐसा है कि अ सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सॉल्ट। ठीक है, मोर देन वन मतलब 2 3 कुछ भी हो सकता है। और इसके देखिए पहचान आप कैसे करोगे, इसमें देखिए 2 सिंपल सॉल्ट होते हैं, बीच में एक डॉट लगा रहता है, उससे आप पहचान सकते हो भैया ये डबल सॉल्ट है कि नहीं। ठीक है, एक डॉट लगा रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका मोहर सॉल्ट हो गया, ये थोड़ा सा आप ये सब फॉर्मूला याद कर लेना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा। ठीक है, मोहर सॉल्ट, या इसको आपको फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं। तो ये हो गया FeSO4, ठीक है, विथ अ डॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, डॉट 6H2O। ये तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, जब सॉल्ट बनता है तो थोड़े मोड़े पानी के मॉलिक्यूल्स भी बन जाते हैं। तो ये डॉट नहीं, ये वाला देखिए जो मैं रेड पेन से कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक सॉल्ट आपका सिंपल सॉल्ट क्या हो गया, फेरस सल्फेट। ठीक, एक आपका सिंपल सॉल्ट क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट, इसको हम लोग मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं एल्यूम का। एल्यूम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पोटेशियम, देखिए कैसे याद करोगे, ठीक है, तो आपका पहले पोटेशियम से बना दो, तो K2SO4, याद करने तरीका मैं बता रहा हूं, एक डॉट लगाइए, आपका एल्युमिनियम लिख दीजिए, एल्युमिनियम के साथ सल्फेट बनाइए, तो Al2SO4 थ्राइस। ठीक है,
इसमें तो दिक्कत नहीं, सल्फेट का 2 वैलेंसी इधर चल गया, एल्युमिनियम का 3, और डॉट इसमें 24 मॉलिक्यूल्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 24 H2O। ठीक है, तो एक सिंपल सॉल्ट अपन का क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूम की बात कर रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट, एक ये डॉट है, यही डॉट आपको पहचान बता रहा है, और एक हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये दोनों अब एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक, अब एक जो है लास्ट आपका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, नाम से ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स, भाई इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है देखते हैं हम लोग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है कि एक आपका सेंट्रली मेटल आयन होता है, और उसके अगल बगल आपके लिगैंड्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हेल्ड होते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा हायर क्लास में पढ़ेंगे, सिंपल फॉर्म में हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, एक मेटल आयन होता है, चारों तरफ एनायन से घिरा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या किस लिए कॉम्प्लेक्स बोला जाता है कि देखिए सिंपल सॉल्ट आप लोगे NaCl, तो जब एक्वस सोल्यूशन में डालोगे तो क्या हो जाएगा, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। ठीक, जिंक क्लोराइड, जिंक अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो मेटल आयन जिससे अटैच्ड होता है सारे लिगैंड से या एनायन से, वो आपका आयनाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे आपका टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, तो देखिए हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट, ठीक भाई, क्या होता है ये, तो देखिए कॉपर आप लिख लीजिए, अमीन आपका हो गया NH3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 लिगैंड्स होते हैं, क्लियर। और ये देखिए रेडिकल साइन में, मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये आपका रेडिकल साइन हो जाएगा, ये वाला। ठीक, और आपका SO4 हो जाएगा। तो ये रेडिकल साइन ही पहचान होता है, यही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, मतलब। ठीक है, आपका ये पार्ट आयनाइज नहीं होगा, अभी हम लोग इक्वेशन समझेंगे। तो टेट्रा अमीन, ठीक है, कॉपर सल्फेट। ठीक, इसको जब हम लोग एक्वस सोल्यूशन डालते हैं, पानी वगैरह में डालते हैं, तो देखिए क्या होता है कि आपका सल्फेट तो भाई अलग आ जाता है, सल्फेट माइनस, समझ में आई बात। जैसे सोडियम सल्फेट लोगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा सिंपल सॉल्ट में। लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉपर को ये पकड़ा रहता है इसकी, कॉपर आपका आयनाइज नहीं होता इजिली, तो CuNH3, ठीक है, CuNH3 4, जो ये वाला पार्ट होता है, तो जो ये वाला पार्ट होता है ये आपका नॉन आयनाइजेबल होता है, ये आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, ये टूट नहीं पाता है, नॉन आयनाइजेबल। क्लियर हुआ है ना, सिंपल सॉल्ट में टूट जाता है केटायन एनायन में अलग अलग, इसलिए सिंपल सॉल्ट होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है कि भैया आपने पानी में डाला, सल्फेट तो अलग हो गया, लेकिन जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो रेडिकल साइन में है, वो आपका नॉन आयनाइजेबल होता है, आपका कॉपर पीछा नहीं छोड़ रहा है, कॉपर अटैच ही है उससे। ठीक है, एक एक और एग्जांपल देखते हैं, टेट्रा अमीन जिंक सल्फेट, तो इसमें आप जिंक लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, टेट्रा अमीन, ये भी रेडिकल साइन में रहेगा, और जिंक सल्फेट। तो आपका जब ये पानी में जाएगा तो क्या बन जाएगा, आपका सल्फेट अलग हो जाएगा, ठीक, प्लस आपका जो जिंक है NH3 4, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आपका पूरा अटैच रहेगा, जिंक हटेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर प्लस है, ठीक है, तो आपका NH3 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 और NH3, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए ये आपका रेडिकल साइन में हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका SO4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो ये लिगैंड्स है NH3 चारों तरफ से जो एनायन है, ये आपके ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड होंगे। ठीक है, ज़्यादा डीपली हम लोग बड़े क्लास में समझेंगे, अभी आप लोग छोटे क्लास में हो, 10th में हो, तो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो आपका एरो साइन है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, देखिए सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन दो से एक से ज़्यादा एटम शेयर करते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन आपका सिंगल एटम ही शेयर करता है, आप इतना ही समझिए। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो ये हम लोग समझ गए आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सीधी सी बात है, एक सेंट्रल पे मेटल होगा, लिगैंड्स होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच्ड होंगे, और पानी में जब आप करोगे रिप्लेस, सॉरी आयनाइज, तो जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये आयनाइज नहीं होगा, अलग रहेगा, और SO4 अलग रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों सॉल्ट के टाइप्स की बात।
ठीक, अब हम लोग जल्दी से मूव ऑन करते हैं और प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 ही 4 बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं और इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है और सब कुछ आयनिक बॉन्ड पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर? तो पहला रीजन देखिए, इसकी आपकी होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो रटने वाली चीज नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट कैसे होती है, देखिए सपोज कर लीजिए NaCl है, NaCl, Na प्लस हो गया और Cl माइनस। तो आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपका अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो आपका ये वाला देखिए Na प्लस और Cl माइनस, इनके बीच में बहुत ढेर सारे, ये बॉन्ड नहीं है, ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो बहुत ही आयनिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड अप होते हैं। तो इनको जो है तोड़ना मुश्किल होता है। तोड़ने का मतलब जैसे ही तोड़ोगे तभी तो अलग अलग हो जाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गल जाना, अलग अलग कॉन्स्टेंट में डिकम्पोज हो जाना। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं, आप लोगों में बहुत अच्छी क्या कहते हैं बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो क्या होता है कि बॉन्डिंग आपकी टूटती नहीं है अनलेस एंड बहुत हाई प्रेशर हो जाए, ठीक है, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाए। तो बस उसी तरीके से रिलेट करके आप यहाँ देखिए कि आयनिक कंपाउंड होता है, इसमें आपके प्लस कैटायन एनायन होते हैं, स्ट्रॉन्ग आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको आप गरमाते जाइए, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना भैया बॉन्ड बना रहेगा, कस के बना रहेगा। एक समय आएगा कि इतनी हीट रहेगी कि दोनों बेचारे भाई या दोस्त अलग अलग हो जाएंगे, इसीलिए इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, दूसरा देखिए सॉल्बिलिटी की बात करते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो सॉल्ट होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पीएच की बात आ जाएगी, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट देखिए क्या होता है, सॉरी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल। ठीक, तो देखिए जब आपका जो सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, जब आपका ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब ये सॉल्ट बनेगा तो आपका आ जाएगा न्यूट्रल सॉल्ट। जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा और इसमें पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूट्रल का क्या होता है 7। तो ये पीएच वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यही 3 तो पॉसिबिलिटी होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से भी सॉल्ट बनेगा, एसिड बेस से सॉल्ट बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से जो सॉल्ट बनेगा, देखिए इसमें जो सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग वाला है ना, वो डोमिनेट करेगा, बोला भैया हमारी प्रॉपर्टी भी कुछ रखो, तो एसिडिक रहेगा, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है भाई, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है आपका, पीएच लेस देन 7। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका कहाँ गया ये वाला, स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, तो इसमें बेस की बात चलेगी, कहेगा हम सॉल्ट तो बनाएंगे लेकिन क्या बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे। तो बेसिक का क्या होता है, पीएच 7 से बड़ा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 7। तो ये हो गई हाई मेल्टिंग पॉइंट और ये वाली बात हो गई। इसके बाद सॉल्बिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्बिल आपके क्या होते हैं, वाटर में होते हैं या पोलर में, आपके पोलर सॉल्वेंट में सॉल्बल होते हैं। ठीक है, आपके डिसोसिएट हो जाते हैं कैटायन एनायन में। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉल्बिलिटी हो गया। हाँ, एक कंडक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं जाते जाते। कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, क्यों करता है ये भी आप जानिए। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसमें आप जब उसको आप क्या करोगे, मोल्टेन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगी, कैटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। और यही जो कैटायन एनायन होते हैं कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कंडक्टिविटी का भी रीजन देखिए उसी में है, आयनिक कंपाउंड में आपके ये कैटायंस और एनायंस में बने होते हैं। ठीक है, कैटायंस और एनायंस सॉल्ट, तो ये कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आप जैसे ही इसको मोल्टेन एक्वस में करोगे तुरंत बॉन्ड टूटेगा, कैटायंस एनायंस अलग अलग होंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका पूरा सेटअप है जिसमें कि हम लोग ने क्या किया, ब्रेन ब्रेन मतलब कि आपने सॉल्ट वाटर इसमें डाल दिया है और इलेक्ट्रिसिटी पास की। देखिए ये आपका कैथोड है, एनोड है और ये सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि आपके जो ब्रेन वाटर है मतलब NaCl और H2O, ठीक है, इसको मिलाते हैं और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हम लोगों को मिलता है NaOH
ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मिलता है और क्लोरीन गैस मिलता है। ठीक है, ये आपका गैस निकल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन द डायग्राम कि जो क्लोरीन गैस है वो आपका एनोड पे कलेक्ट होता है और जो H2 गैस है वो कैथोड पे कलेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब आपके NaCl है, मैंने बताया था पुरानी वीडियोस में कि जब आप इस पे क्या करोगे कि मोल्टन स्टेट होगा, एक्वस स्टेट होगा, जब बिजली पास करोगे तो सारे जो जो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे वो टूट जाएंगे, कैटायंस एनायंस में टूट जाएंगे। तो देखिए आपके Na+ और Cl- में डिसइंटीग्रेट हो गया और ये आपके अपोजिट एनोड्स पे अट्रैक्ट होके ये आपके हम लोगों को निश्चित जो है कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग का ये प्रोडक्ट बना, एक H2 बना और एक Cl2 बना। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिपरेशन। यूज में भी मैं बताते जाऊंगा, जहाँ इंपॉर्टेंट वहाँ लिखाते जाऊंगा। ठीक है, यूज में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सोप इंडस्ट्रीज में, या ये ऐसे सॉल्वेंट बनते हैं जिससे कि हम और भी टेक्सटाइल वगैरह में प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन गैस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन गैस आपका पेंट हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ, ठीक है, मेडिसिन हुआ, वहाँ यूज होता है और बेसिकली कुछ अलग अलग कंपाउंड्स में यूज होता है जो कि जिससे हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि आपका पीवीसी हो गया, पीवीसी नाम सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, और आपके यहाँ पर ये यूज होता है, डिसइंफेक्ट की तरह यूज होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि वाटर में अजीब सी स्मेल आती है, तो उसमें क्या होते हैं कि जो एम्प्लॉयज होते हैं आपके पानी की सफाई के लिए क्लोरीन मिला देते हैं, तो क्लोरीन की तरह थोड़ा सा स्मेल करता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, डिसइंफेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है कि आपका ये जो है ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में यूज होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है और ब्लीचिंग पाउडर का अगेन बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लोरीन, लिखाने की जरूरत है नहीं, जो मैंने बोल दिया आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस देखिए एक ऑल्टरनेट हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो आपके अभी फ्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, एमिशन करते हैं, कार्बन एमिशन। तो हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, जब हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं तो बहुत नुकसानदेह नहीं होता है, जब वो जल के पानी बनेगा तो एज अ फ्यूल यूज़ होता है, H2 आपका एज अ फ्यूल यूज़ होता है। ठीक बच्चों, तो ये तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नाम से लग रहा है ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब कि आपका व्हाइटनिंग एज एजेंट यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिला देते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन मिलाते हैं, देखिए क्लोरीन अभी हम लोग को मिला था, ठीक है, जो क्लोरोएल्किल प्रोसेस, अच्छा ये जो प्रोसेस था पुराना वाला जिसमें कि हम लोगों को NaOH हाइड्रोजन और गैस क्लोरीन गैस मिला था, इसको हम लोग क्लोरोएल्किल प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन मिलता है और एल्किली मिलता है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, Ca, मैं साफ साफ लिख दूं, CaOCl2। ठीक है, और वाटर, तो CaOCl2 ये आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली इसका यूज तो मैं ऐसे बता दूं कि आपके बहुत सारे यूज हैं। एक तो आपके जो डोमेस्टिक वॉशिंग में यूज होता है, वहां ब्लीच करने, कपड़े को ब्लीच करना सुना होगा ना, जैसे थोड़ा सा कलर उसका फेड हो करने के लिए, वाइटनिंग लाने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर वहां यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं इसी पर्पज के लिए, वुडन इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जो वुडन पल्प होता है वो थोड़ा सा डस्ट टाइप का रहता, गंदा रहता है, उसमें से स्टेन हटाने के लिए, उसको स्मूथ और वाइटनिंग करने के लिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक तो यूज़ हो गया एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक, दूसरा आपका इससे कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ भी यूज़ होता है। और अगेन इसको डिसइंफेक्ट वाटर को यूज़ करते हैं, मतलब कि पानी को साफ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ठीक, इसके बाद ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन बेकिंग पाउडर, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आप लोग इसको हमेशा खाते रहते हो। बेकिंग पाउडर, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो जो खाना होता है उसको फास्ट पकाने के लिए बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ताकि जल्दी खाना है। रेस्टोरेंट वालों को पैसा कमाना है, उनके पास टाइम कहाँ है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग सोडा एक्चुअली डालते हैं, अभी हम लोग बताएंगे बेकिंग सोडा कैसे बनता है। तो बेकिंग पाउडर से खाना जल्दी पचता है। ये अलग बात है कि वो नुकसान करता है, आपको लगेगा स्टमक फुल हो गया, बहुत जल्दी पेट भर जाता होगा आप रेस्टोरेंट में जाते होगे, तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो आपका बच्चों होता है NaHCO3, NaHCO3।
CO3। तो आपका बेकिंग सोडा हो गया NaSCO3, ठीक है। सॉरी, ये हमने बेकिंग पाउडर यहाँ लिख दिया, बेकिंग सोडा, दिस विल बी बेकिंग सोडा। क्लियर, बेकिंग सोडा, ठीक है। NaSCO3, तो ये मिलता कैसे, तो जो अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड बनाया उसी से निकालते हैं। तो NaCl सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग H2O और CO2 में मिलाएंगे, ठीक है, और इसमें अमोनिया गैस पास करेंगे, ठीक है, अमोनिया गैस, तो हम लोगों को मिलेगा क्या, आपका NaHCO3, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा NH4Cl, ठीक है। सो दिस विल बी आपका बेकिंग सोडा। क्लियर। अब देखिए बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करेंगे NaCO3 को, हम लोग को Na2CO3 मिलेगा, वो होगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। जब वो रिक्रिस्टलाइज, उसको हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं। ये तो था बच्चों प्रिपरेशन। यूज भी आपका देखिए, यूज भी आपका रिलेटेड है बेकिंग वर्ड से ही, आप याद रखिएगा। बेकिंग सोडा यूज होता है बेकिंग पाउडर को बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो जैसे कि आप लोगों ने बंस या केक्स खाया होगा, पेस्ट्री खाया होगा, तो वो देखोगे बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही स्पॉन्जी होता है, वो इस फीचर से आता है बेकिंग पाउडर। तो जब हम लोग NaHCO3 जो आपका बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, इसमें कुछ एक हल्का सा एसिड डालते हैं, या टैरेटिक एसिड या आपका एसिटिक एसिड, तो ये पूरी चीज होती है, ये आपका बन जाता है बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर। भैया इससे फायदा क्या होता है, फायदा बहुत होता है। अभी देखो ये क्या मिलता है हम लोगों को, H2O मिलता है और CO2 मिलता है, ठीक है। ये CO2 जो आपका गैस होता है, ये गैस जब भी आपका पेस्ट्री या ब्रेड वगैरह केक बनता है, तो ये आपका उसमें से ट्रैवर्स करता है और फफोला बन जाता है। तभी आप देखे होगे कि जो केक खाते हो, पेस्ट्री खाते हो, उसमें डॉट डॉट रहता है, मतलब स्पंजी रहता है, सॉफ्ट, तो वो इसी CO2 गैस से ही होता है। CO2 गैस उसमें से पास होता है और वो पूरा फफोला बन जाता है, स्पंजी बन जाता है। तो भैया ये सब जो है थोड़ा सा हार्मफुल होता है, फास्ट फूड वगैरह, ठीक है, CO2 गैस उसमें मिला हुआ है। क्लियर। तो बेकिंग पाउडर हम लोगों ने बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया। अब आप देखिए एकदम रिलेशन, क्लोरएल्किल प्रोसेस, क्लोरीन बना, क्लोरीन से हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर बनाया, सोडियम क्लोराइड से बेकिंग पाउडर बना लिया, बेकिंग सोडा बनाया, बेकिंग सोडा में थोड़ी सी एसिड डाल दी, बेकिंग पाउडर बना लिया, बेकिंग सोडा को हमने हीट किया तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है, सब इंटर रिलेटेड है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो एक यूज तो ये हो गया बेकिंग पाउडर। दूसरा एज एन एंटी एसिड यूज होता है, एंटासिड, ठीक है। एंटासिड भी हम लोगों ने पुरानी वीडियो में पढ़ा था। जब एसिड जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, क्या होगा, एसिड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, एंटासिड, ठीक। तो जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि उसको H+ को कम करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है वो एंटासिड होता है। तो आपका बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा एज ए एंटासिड भी यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है, ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। तो NaHCO3 को जब मैंने हीट किया तो हम लोगों को मिला Na2CO3। NaCO3 क्या है, बेकिंग सोडा, उसको मैंने हीट किया तो बन गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी ये वॉशिंग सोडा नहीं है। फिर Na2CO3 जब आपका रिक्रिस्टलाइज होता है 10H2O, तो आपको मिलता है Na2CO3 डॉट 10H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपका कहलाता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। यूज की बात कर लेते हैं, तो नाम से ही लग रहा है वॉशिंग सोडा, तो ये आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स, इन सब के लिए यूज होता है, ठीक है। और आपका बोरेक्स या ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक। और एक चीज होता है इसमें, ये हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस वाटर आप समझते हो, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, तो आपका परमानेंट जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है वो उसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है। वो हार्ड वाटर समझ रहे हो, जैसे हार्ड वाटर में क्या होता है कि जब आप कपड़े धोते हो ना तो थके थके जम जाते हैं, वो पानी आप डालते जाओगे तो छूटेगा नहीं, तो वहां पर उसको हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें एक लास्ट बचा हुआ है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इससे तो बहुत वाकिफ हो गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जो आपके दुर्गा पूजा में पंडाल वगैरह बनता है, ठीक है, सांचा देने के लिए, आर्टिफिशियल डेकोरेशन के लिए। तो ये क्या होता है कि आपका कैल्शियम सल्फेट
ठीक है, हाफ H2O, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जब हम लोग 1.5 वाटर मिलाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा कैल्शियम सल्फेट, और 1.5 और आधा कितना हो गया, 2H2O। ये हम लोग इसको कहते हैं जिप्सम, इसके भी यूज होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O में जब हम लोग इतना पानी मिलाएंगे तो हम लोग को मिलेगा कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। तो जिप्सम बनाने के भी काम आता है, और बेसिकली ये काम किस लिए आता है, इसका यूज अगर हम लोग समझ लें तो ये काम आता है फ्रैक्चर जो होता है ना, बोन्स, जो आप देखोगे प्लास्टर लगता है तो बोन्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, तो जब इस पे आप पानी, जैसे कैल्शियम सल्फेट बहुत तेजी से ये मोल्ड हो जाता है, पत्थर बन जाता है, तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस में जरा सा पानी डाला और वो जिप्सम बन जाएगा, वो बोन के स्ट्रक्चर को देने के लिए काम आता है। तो एज अ प्लास्टर यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, मेडिकल साइंस में, और जो आर्टिफिशियल जो आपका डेकोरेशन होता है, पंडाल वगैरह बनता है या स्ट्रक्चर देना मूर्ति, वहां पर यूज होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।